हेलो दोस्तों, नमस्कार। अड्डा 24 में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ये प्रश्न आप शायद जानते हो तो इसका कमेंट आप नीचे कर दीजिए। अगर नहीं जानते हो तो ऑप्शंस को देखिए। इसके ऑप्शंस है बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी। अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप इसे कमेंट करें, और नहीं पता है तो आप इसका सही आंसर मैं इसको बता दे रहा हूँ। आपका इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। कुछ आपके इसके डिटेल्स हैं, ये देख सकते हैं आप। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था, जिसका विवरण मिनहाज उल सिराज ने अपने ग्रंथ में किया है। तबकात ए नासरी मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखा हुआ है और इसी में इसका विवरण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को किस वर्ष पटना के नाम से नामकरण किया था? पाटलिपुत्र के नाम से स्थापित था पहले पटना, उसके बाद इसे पटना के नाम से स्थापित किया गया। तो शेर शाह सूरी ने कब किया है? तो ऑप्शंस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है 1544, 1541, 1560 और 1556। तो इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष 1541 में शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया था और राजधानी को बिहार शरीफ से हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र किया था। उसी वक्त 1541 में पटना नाम कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। मुगल काल में शाइस्ता खां कहाँ का सूबेदार था? शाइस्ता खां मुगल काल में कहाँ का सूबेदार था? तो इसके ऑप्शंस हैं बंगाल, बिहार, मालवा और पुणे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा बिहार। ये इसके कुछ विवरण है, इसे पढ़िए। शाइस्ता खां पटना में कर्नलगंज तथा बबुआगंज के मस्जिद का निर्माण करवाया गया था उनके द्वारा। शाइस्ता खां पटना के सूबेदार थे और उन्होंने कर्नलगंज एवं बबुआगंज में मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए। नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भागो ओ बेईमान फिरंगी। ये एक नारा है या कथन बोल सकते हैं इसे। फिर से सुनिए। नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भागो ओ बेईमान फिरंगी। यह नारा 1857 की क्रांति में किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस को देखिए। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। अगर बिहार स्पेशल चल रहा है तो बिहार के ही होंगे इसमें कोई। तो इसका सही आंसर है वीर कुंवर सिंह। कुछ डिटेल्स हैं, उन्हें पढ़ लीजिए। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी, ठीक है। और इनकी जब मृत्यु हुई थी उससे पहले इनको दो गोलियां मारी गई थी, एक हाथ में और एक पैर में। और जब इनको हाथ में और पैर में गोली लगी थी तो इन्होंने अपना हाथ का कुछ हिस्सा और पैर का कुछ हिस्सा काट के गंगा मैया को भेंट कर दिया था, मतलब गंगा मैया में इन्होंने विसर्जित कर दिया था। बहुत बहादुर थे, जिसके लिए अंग्रेजों ने भी इनकी तारीफ की थी। अगला प्रश्न देखिए। बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई है या कब की गई है? इसके ऑप्शंस देखिए। 1905, 1906, 1960 और 1908। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको इसका सही आंसर देता हूँ। इसका सही आंसर है 1906। इसके कुछ डिटेल्स हैं, उसे पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बिहार में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस मंदिर में गांधी जी छुआछूत उन्मूलन के लिए पहुंचे थे? बिहार में गांधी जी मंदिर आए थे किसी, वहां पे वहां के कुछ जनजातियों से संबंधित अस्पृश्यता का उन्मूलन करना था, जिसके लिए वो आए थे। तो मंदिर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन अगर आपको दे रहा हूँ और अगर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देवघर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, चौसा मंदिर और देवगढ़ मंदिर। अगर इसके ऑप्शन से आपको अगर इसका अंदाज़ा लग रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है देवघर मंदिर। उस समय बिहार और झारखंड विभाजित नहीं थे, अविभाजित थे। तो उस टाइम ये देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे गांधी जी, और इसके डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। वर्तमान में झारखंड स्थित देवघर में गांधी जी जनजातियों के लिए मंदिर परिसर में कदम रखे थे। गांधी जी ने हरिजनों को लेकर देवघर में 1934 में प्रवेश किया था। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि गांधी जी देवघर सबसे पहले कब आए थे तो इसका सही आंसर आप 1925
1925 करेंगे। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो 1925 करेंगे। लेकिन जब आपको ये बातें कर दिया जाए कि गांधी जी हरिजनों को लेकर देवघर में कब प्रवेश किए थे, जो शेड्यूल कास्ट है उनको लेकर, तो उसका आंसर आपका 1934 निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकोला जलप्रपात बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, आप जानते हैं इसे। ऑप्शंस को देखिए, नवादा, बक्सर, आरा और सारण। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर है नवादा। डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नवादा के अन्य दार्शनिक स्थल में कौवा पहाड़ आता है, पार्वती पहाड़ आता है और एक देवड़ा आश्रम आता है। ठीक है, नवादा के ये अन्य दार्शनिक स्थल है, कौवा पहाड़, पार्वती पहाड़ और देवड़ा। और ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही आंसर नवादा है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा को अलग करके प्रांत का दर्जा दिया गया? तो इसके ऑप्शन देखिए, 1932, 1947, 1940 और 1936। तो इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट कर देंगे, और सबको ये आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है 1936। कुछ डिटेल्स है, इसे देख सकते हैं आप। वर्ष 1941 में बिहार तथा उड़ीसा का पृथक जनगणना किया गया था। जब ये उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया तो पहली बार 1941 में जनगणना किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड में भी दे दिया गया। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ था तो बिहार से उनके 46% दक्षिणी भाग को दिया गया है। तो हमारे झारखंड जो स्थिति है वो बिहार के दक्षिण में ही आते हैं। और तो ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका ऑप्शन आप देखिए, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है आपका दरभंगा। कुछ डिटेल्स पढ़ सकते हैं आप। बिहार में गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 52.2%, जिनमें से 34% जो है, 34.1% ये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और बाकी शहरी क्षेत्र में। मतलब कि अगर 52% टोटल अगर यहाँ पे गरीबी है तो 34.1% ग्रामीण क्षेत्र और अन्य जो है आपके शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के महत्वपूर्ण पर्यावविद कौन है? जो पर्यावरण से संबंधित किसी व्यक्ति का आपको नाम बताना है यहाँ पे, जो बिहार से संबंधित है। इनके ऑप्शन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा, सिमोन सोरेन, रविंद्र कुमार सिन्हा और सतीश कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं इसका सही आंसर आपको दिखाता हूँ। इसका सही आंसर है आपका रविंद्र कुमार सिन्हा। बिहार में जो ये पर्याविद के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, और इससे कुछ अगर पर्यावरण की बात हो रही है बिहार में तो ये भी आप थोड़ा सा देख लें कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र के जो जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं बिहार में टोटल, उसके 7.76% पे आपका वन पाया जाता है। जो शायद आपको 66वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आया है 66वीं बीपीएससी में कि वनों का प्रतिशत बिहार में कितना है। तो याद रखिएगा 7.76 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो शायद इसका आंसर आप बहुत लोग जानते होंगे। आप ऑप्शंस को देखिएगा। ऑप्शन है आपके 3%, 6.2%, 9.5% और 21%। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है आपका 3%। इसका सही आंसर है। कुछ फैक्ट से पढ़ सकते हैं। भारत जो है ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार पड़ता है अपना, और इसके जो बिहार के कुल क्षेत्रफल है ये 93.6 लाख हेक्टेयर है। इन्हें याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए कि बिहार का जो आपका हेक्टेयर में क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे कि 93.6 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र में आता है? बिहार राज्य किस नदी बेसिन क्षेत्र में आता है? बेसिन क्षेत्र का मतलब नदी बेसिन क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शंस को देखिए, गोदावरी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ऐसे भी सही हो जाएगा। गोदावरी बेसिन कभी बिहार में आ ही नहीं सकता, ब्रह्मपुत्र बेसिन भी नहीं आ सकता और सिंधु बेसिन भी नहीं आ सकता। ये साउथ में है, ये पूर्वोत्तर में है और ये उत्तर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका आएगा ये गंगा बेसिन आएगा, जो इसका सही आंसर है। ये सब आंसर
सही नहीं होंगे। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं। गंगा बेसिन नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र है। गंगा बेसिन जो है अपना ये मैदानी क्षेत्र है, समतल है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। गंगा बेसिन में बहुत प्रकार के अनाज को उगाया जाता है जो कृषि के लिए प्रधान माना जाता है, और बिहार कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा बिहार का नकदी फसल है? बिहार में जो नकदी फसल होती हैं व्यावसायिक दृष्टि से, उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस को देखिए, तंबाकू, जूट, गन्ना या उपरोक्त में सभी। तो आप इसका सही आंसर कीजिए अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में सभी। और ये सारे, अगर बिहार की बात भी हटा दे तो ये नकदी फसल ही होते हैं। तंबाकू, जूट, गन्ना, ये सारे जो है तंबाकू, जूट, गन्ना, ये सारे नकदी फसल के उदाहरण हैं। और अगर कभी कोई भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सा नकदी फसल का उदाहरण है, और आपको दे दिया जाए तंबाकू, जूट, गन्ना, और एक दे दिया जाए गेहूं या चावल या मक्का, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रश्न लॉजिकली सही किए जा सकते हैं, तो आपको ऐसा ही, ऐसा कोई ये नहीं है, एक याद करने का एक थॉट है। आप देख सकते हैं कि तंबाकू जो है इसे ज़्यादा दिन ऐसा आप सोचिए कि नहीं रख सकते, जूट को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, गन्ना को नहीं रख सकते, तो हम लोग कहते हैं कि जो जल्दी से काट के बेच दिया जाए वो नगद में फटाफट काम हो जाता है, नकदी फसल है। गेहूँ मक्का को तो हम हमेशा रख सकते हैं। ये अपने अपना याद करने का तरीका है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आप इसका थोड़ा सा फैक्ट पढ़ सकते हैं। जूट उत्पादन में बिहार में आप जानते हैं कि बिहार दूसरा स्थान रखता है और पश्चिम बंगाल पहला स्थान रखता है, और पूर्णिया बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बंगाल पहले स्थान पे है जूट उत्पादन करने में, बिहार दूसरे स्थान पे है, और बिहार का पूर्णिया जिला पहले स्थान पर है, और दूसरे नंबर पे कटिहार जिला आता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सोमेश्वर तथा दून श्रेणी वन जो बिहार है, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के भी वन पाए जाते हैं और दून श्रेणी के भी वन पाए जाते हैं। तो किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसके आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन है बेगूसराय, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, गया। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बार बार बोलता हूँ ताकि मुझे दिखता है वहाँ पे कि आप कमेंट कर रहे हैं और क्या किनका सही आंसर है, नहीं है। तो इसका सही आंसर पश्चिमी चंपारण है। डिटेल्स पढ़िए। यहाँ के पेड़ पौधे उष्ण अर्थात गर्म तथा शुष्क ग्रीष्म मौसम के चलते पेड़ जो पत्ते हैं अपने त्याग देते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास ना हो। तो ये जितने भी आपको सोमेश्वर और दून श्रेणी के जो वन होंगे वो होते हैं उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकालीन होते हैं, जो अपने पत्ते को उतार देते हैं साल में एक बार। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कुछ मिलान है, ऑप्शंस देखिए। आपको इनमें से मिलाना है कि कोयला सर्वाधिक कहाँ पे होता है, लिथियम सर्वाधिक बिहार में कहाँ होता है, सीसा सर्वाधिक बिहार में कहाँ होता है, और सिलिका सर्वाधिक बिहार में कहाँ होता है। अगर इसमें से आपको पता है गलत का चुनाव तो आप नीचे लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। इसका सही आंसर है जमुई, ये गलत मिलान है। डिटेल्स को देखिए। बिहार में सिलिका मुंगेर के गंगा तट पर पाई जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुंगेर के गंगा तट अगर ना हो ऑप्शन में, अगर कभी एग्जाम में आ जाए ऐसा प्रश्न, तो आपको वहाँ पे सोन नदी का तट मिलेगा, आप सोन नदी कर सकते हैं। सोन नदी मुंगेर में बहती नहीं है, लेकिन सोन नदी के तट पे भी सिलिका की मात्रा पाई जाती है। और आपको पता है कि सिलिका हमेशा बल्लू, जो बालू होते हैं, हम लोग बालू बोलते हैं उसे, उसी बालू से निकाला जाता है ज़्यादातर। तो सिलिका आपको सोन नदी के तट पर या गंगा नदी के तट पर हो सकता है, और ये ऑप्शन के हिसाब से जमुई गलत आंसर है, और मुंगेर के गंगा तट पर यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शंस को देखिएगा। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, समस्तीपुर। तो आप सोच रहे होंगे कैसे है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो आप यहाँ देखिए, पूसा विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। पूसा विश्वविद्यालय को ही बोला जाता है बिहार का पुराना कृषि विश्वविद्यालय, और इसका जो पूरा नाम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि मैंने पूछ दिया था पुराना, तो समस्तीपुर मैंने डायरेक्ट आंसर दिया। बहुत लोगों को पूसा याद रहता है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर में स्थित है, इसे ही पूसा विश्वविद्यालय कहते हैं, 1903 में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चाय उद्योग सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में की जाती है? ये प्रश्न आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस को देखिए, कटिहार, भागलपुर, जमुई और किशनगंज। इसका आंसर लगभग लोगों को पता ही होगा, आप इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर है किशनगंज।
डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। बिहार में 25,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर चाय की खेती होती है, जिसका अधिकांश भाग किशनगंज जिले में स्थित है। बिहार में प्रति वर्ष 40 लाख किलोग्राम से अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये इसका डिटेल से आप इसे नोट्स कर सकते हैं, कहीं भी नोट करके रखिए अपने नोटबुक में। और ये किशनगंज हमेशा याद रखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक चाय किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? कुछ जिलों का नाम आपके सामने आते हैं, उसको देख लीजिए आप। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और उपरोक्त में सभी। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर उपरोक्त में सभी होगा। डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। यह मिट्टी चूना एवं छाड़ युक्त होता है। इस मिट्टी में चूना और छाड़ दोनों की मात्रा होती है और यह हल्का भूरा रंग का होता है, जिसमें धान, गन्ना, गेहूं, मक्का इत्यादि की खेती की जा सकती है। बालसुंदरी मिट्टी, मिट्टी से संबंधित प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में हुए बौद्ध संगीति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? ठीक है ना, तो इसका आप ऑप्शंस देखिए। इसका ऑप्शंस है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, प्रात्य समूह उत्पाद का सिद्धांत, आर्य सिद्धांत और निर्वाण सिद्धांत। तो सही आंसर अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके, नहीं पता है तो मैं इसका सही आंसर आपको देता हूँ। बिहार में जब बौद्ध संगीति हुई थी तो इसके बाद जो जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था वो था प्रत्यय समूह उत्पाद सिद्धांत। ठीक है, कुछ डिटेल्स को आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध सम्राट अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन किया था। सतपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में यह बौद्ध संगीति करवाई गई थी। इसी बौद्ध संगीति के दौरान यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए ये आज का इतना ही प्रश्न था हमारे तरफ से आपके लिए। 20 प्रश्न हमने यहाँ पे कलेक्ट किए थे। और अगर आपका इसका पीडीएफ आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे अभी अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, अड्डा24 टीम। सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाके अड्डा24 टीम, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। कोशिश करूँगा कल आपके लिए फिर से एक बिहार स्पेशल का वीडियो लाऊँ, और जैसे भी समय मिलेगा मैं आपके लिए यहाँ पे कोशिश करूँगा ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।